Bismillahirrahmanirrahim. I am Dr. Zia. I welcome all of you from MMK Hub platform, which is a medical teaching institution. You may think, why MMK Hub for study needs of under and postgraduate medical students? Yes, in present era, we have multiple educational options, both online and offline. Yes, they provide you with bulk of study material. But what we felt always, it's all about the cramming the knowledge without clearing the concepts. Here is the difference. MMK Hub is providing the medical education with clear concepts so that knowledge is retained for longer periods, and also it's reproducible for practical purposes for the well-being of patient. That's a brief intro. Now we proceed to today's topic, which is thyroid pathology goiter. What is goiter? Goiter is the enlargement of thyroid gland. Thyroid gland कहाँ होता है? Thyroid gland is in front of neck, just below the Adam's apple, also called thyroid cartilage. Usually, goiter is non-cancerous and often associated with iodine deficiency in the endemic areas. There are various classification systems for the goiter. First of all is the WHO gradient of goiter. WHO classifies goiter into 3 grades. Grade 0 में क्या होता है? There is no palpable or visible goiter. Means कि आपको इंस्पेक्शन पे भी कोई स्वेलिंग नजर नहीं आती इन फ्रंट ऑफ नेक, और पल्पेशन पे भी उस पे कोई आपको फील होती स्वेलिंग थायराइड ग्लैंड की. बट रिमेंबर the neck should be in the neutral position. It should not be extended or hyperflexed. Second is the grade 1. Grade 1 में क्या है? आपको विजिबल इंस्पेक्शन पे तो आपको थायराइड ग्लैंड की कोई स्वेलिंग नजर नहीं आ रही, लेकिन आपको पल्पेशन पे थायराइड ग्लैंड फील हो रहा है. रिमेंबर, whenever you are inspecting or palpating thyroid gland, you have to ask the patient to swallow a sip of water. Give a patient a glass of water and ask him to take a sip of water and keep it in mouth. और उसके बाद जब आप पेशेंट से कहें कि आप स्वेलो करो, जस्ट लुक कि जो स्वेलिंग आपको नजर आई है या आपको फील हुई है, वो स्वेलिंग के साथ अपवर्ड मूव करती है या नहीं करती. और ये अपवर्ड मूवमेंट जो थायराइड स्वेलिंग की है, ये क्यों होती है? थायराइड ग्लैंड जो है वो एक लिगामेंट के जरिए ट्रैकिया के साथ अटैच है. तो जब स्वेलिंग के साथ ट्रैकिया अपवर्ड मूव करता है तो थायराइड ग्लैंड की स्वेलिंग भी अपवर्ड मूव करती है. और ये जो लिगामेंट है इसको क्या कहा जाता है? इट इज कॉल्ड बेरीज लिगामेंट. थर्ड इज द ग्रेड 2. ग्रेड 2 में आपको इंस्पेक्शन पे भी स्वेलिंग नजर आएगी और पल्पेशन पे वो फील भी होगी. That's all about the WHO grading system for the goiter. Next is the classification by structural changes. Structure wise आप थायराइड को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं: diffuse goiter, nodular goiter और mixed goiter. Third is the classification by the functional changes. Mostly goiter जो होते हैं उसमें यूथायराइड कंडीशन होती है, यानी कि थायराइड हार्मोन्स के जो लेवल्स हैं वो नॉर्मल रहते हैं. अगर वो लेवल्स कम हो रहे हैं थायराइड हार्मोन्स के और साथ गोइटर है तो उसे हम कहेंगे इट इज हाइपोथायराइड गोइटर. और अगर उसकी वैल्यू ज्यादा हो गई है और गोइटर हमारा साथ प्रेजेंट है तो उसे हम कहेंगे दिस इज द हाइपरथायराइड गोइटर. Now, as far as etiology of the goiter is concerned, there are 2 theories. एक तो ये है कि नॉन टॉक्सिक मोस्ट नॉन टॉक्सिक गोइटर्स जो होते हैं वो टीएसएच स्टिमुलेशन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं या वो पैदा होते हैं. टीएसएच स्टिमुलेशन क्यों ज्यादा हो जाती है? जब भी हार्मोन सिंथेसिस कम हो रही थायराइड की तो जो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म है जब वो एक्टिव नहीं हो रहा तो थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन की सिक्रीशन एंटीरियर पिट्यूटरी से ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से थायराइड ग्लैंड की स्टिमुलेशन होगी, उसका साइज इंक्रीज करेगा ताकि पेशेंट को दोबारा
उसकी हार्मोन प्रोडक्शन को नॉर्मलाइज किया जा सके और पेशेंट को दोबारा ईओथायराइड स्टेटस में लाया जा सके। और सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होगी कि थायराइड हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन की लेवल्स इंक्रीज कर रहे हैं और उन्होंने डिफ्यूज थायराइड का हाइपरप्लेजिया कर दिया, यानी कि नंबर ऑफ थायराइड फॉलिक्यूलर सेल्स इंक्रीज हो गए हैं। अगर वो डिफ्यूजली इंक्रीज हुए हैं तो उसे हम कहेंगे ये डिफ्यूज गाइटर है, और अगर उसने किसी फोकल एक लोकेशन पे थायराइड फॉलिकल्स की नंबर को इंक्रीज कर दिया है तो उसे हम कहेंगे ये नोड्यूलर गाइटर है। वहां पे फॉलिक्यूलर नोड्यूल्स बन जाएंगे जो कि आयोडीन की कंसंट्रेशन कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, यानी वो फंक्शनल हो भी सकते हो फंक्शनल नहीं भी हो सकते। तो उसकी बेस पे हम उन्हें कोलॉइड नोड्यूल या माइक्रोफोलिकुलर नोड्यूल में क्लासिफाई करते हैं। अब जो डिफ्यूज और मल्टी नोड्यूलर गाइटर है उसमें क्या होता है, इट रिफ्लेक्ट्स द इम्पेयर्ड सिंथेसिस ऑफ द थायराइड हार्मोन। डिफ्यूज जो नॉन टॉक्सिक गाइटर है, यानी जिसमें के हार्मोनल लेवल्स इंक्रीज नहीं हुए, टॉक्सिसिटी नहीं है, हाइपरथायराइडिज्म नहीं है, तो ये जो डिफ्यूज नॉन टॉक्सिक गाइटर है इसको हम सिंपल गाइटर भी कहते हैं, इसको हम कोलॉइड गाइटर भी कहते हैं। इसमें डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होती है इंटायर थायराइड ग्लैंड की और नोड्यूलैरिटी उसमें नहीं होती, यानी कि आपको फोकल एरियाज नहीं नजर आएंगे बल्कि डिफ्यूज इन्वॉल्वमेंट होगी और वो जो इनलार्ज फोलिकल्स होंगे उनके अंदर कोलाइड प्रेजेंट होगा, इसी वजह से इसको कोलाइड गाइटर भी कहा जाता है। और जो मल्टी नोड्यूलर गाइटर होगा उसमें क्या होगा, मल्टीपल नोड्यूल्स बन जाएंगे, मल्टीपल फोकल एरियाज होंगे जिनके अंदर थायराइड फॉलिकल का हाइपरप्लेजिया होगा एंड इट प्रोड्यूसेस द एक्सट्रीम enlargement ऑफ द थायराइड ग्लैंड। और ये इस की जो enlargement है इसके साथ जो हम डिफरेंशियल डायग्नोसिस में फिर रखेंगे वो न्यूप्लास्टिक कंडीशंस ऑफ द थायराइड ग्लैंड को रखेंगे और उसके लिए वर्कअप करेंगे। पैथोजेनेसिस क्या इन्वॉल्व होती है, impaired synthesis of thyroid hormones की due to the iodine deficiency। जो भी उस एंडेमिक एरियाज में डायट्री मोस्टली जो हिली एरियाज होते हैं वहां पे आयोडीन की डेफिशिएंसी होती है, और अगर डायट्री सप्लीमेंटेशन नहीं की जा रही आयोडीन की तो उसकी वजह से थायराइड हार्मोन, क्योंकि हमें जैसे कि फिजियोलॉजी ऑफ थायराइड ग्लैंड में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आयोडाइनाइजेशन इज द बेसिक प्रोसेस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन। तो डायट्री आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से थायराइड हार्मोन की सिंथेसिस इंपेयर हो जाएगी। इट मे लीड टू द compensatory rise in the serum TSH level from the anterior pituitary। और ये जो सीरम TSH होगा ये जब थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करेगा तो इट कैन लीड टू द हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेजिया ऑफ द थायराइड फॉलिकुलर। हाइपरट्रॉफी मींस कि सेल्स का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाएगा, और हाइपरप्लेजिया का मतलब है कि सेल्स का नंबर इंक्रीज कर जाएगा। अल्टीमेटली इसकी वजह से ग्रॉस इनलार्जमेंट हो जाएगी, साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा थायराइड ग्लैंड का। The compensatory increase in the functional mass of the gland is able to overcome the hormone deficiency। तो साइज तो थायराइड ग्लैंड का बढ़ जाएगा लेकिन जो हार्मोनल डेफिशिएंसी है वो ओवरकम हो जाएगी फॉर द टाइम भी। और अगर ये कंडीशन प्रोलॉन्ग हो जाती है, ये डिसऑर्डर प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये कंपेंसेटरी जो रिस्पॉन्सेज हैं ये इनएडिक्वेट हो जाएंगे। स्टार्ट में तो उन्होंने कंपेंसेशन की, हार्मोनल लेवल को नॉर्मलाइज किया, लेकिन ये अगर प्रोलॉन्ग हो गए तो उसकी वजह से पेशेंट अल्टीमेटली हाइपोथायराइडिज्म में चला जाएगा। यानी थिंग्स स्टार्टेड फ्रॉम द हाइपोथायराइडिज्म, उसके बाद पेशेंट यूथायराइड हुआ और उसके बाद पेशेंट हाइपोथायराइड दोबारा हो गया अगर ये प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए ये कंडीशन कैरी ऑन होती है। दिस इज द डायग्राम व्हिच इज समराइजिंग व्हाट वी हैव डिस्कस्ड सो फार कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की ओवर स्टिमुलेशन की वजह से इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी, ये जहाँ पे आप ये मैं जो कर्सर से आपको शो कर रहा हूँ कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन की प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है फ्रॉम द इंटीरियर पिट्यूटरी, और थायराइड ग्लैंड के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन डेफिशिएंसी एंड जेनेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल, जो उसका जेनेटिक मेकअप है उसके अंदर ये टेंडेंसी है कि वो डायट्रस कंडीशन की तरफ जा सकते हैं। तो दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो हाइपरट्रॉफी होगी या हाइपरप्लेजिया होगा। अगर हाइपरट्रॉफी होती है, साइज इंक्रीज करता है, तो उसमें डिफ्यूज गाइटर की तरफ पेशेंट जाएगा, यानी एडाप्टेशन हो जाएगी और आयोडीन मेटाबॉलिज्म को उसकी क्लियरेंस अपटेक इंक्रीज करेगा
और पेशेंट को डिफ्यूज गाइटर हो जाएगा और वो यूरोथायराइड कंडीशन की तरफ आ जाएगा। जबकि जो हाइपरप्लेजिया इट इज मोर सीवियर, इसमें क्या होगा कि अल्टर्ड हार्मोनल सिंथेसिस होगी, प्रोलिफरेशन होगी और अल्टीमेटली उस पेशेंट के अंदर मल्टीपल फोटाई डेवलप होंगे, जिसकी वजह से पेशेंट के अंदर मल्टी नोड्यूलर गाइटर होगा। और ये गाइटर के अंदर जो नोड्यूल्स हैं वो हार्ट और कोल्ड नोड्यूल्स हैं, वो हम नेक्स्ट जब नियोप्लेजिया का टॉपिक डिस्कस करेंगे तो उसमें इन चीजों को हम फर्दर डिटेल से देखेंगे। व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स ऑफ द गाइटर? मोस्टली गाइटर में पेशेंट एसिम्टोमेटिक होता है, क्योंकि ऑब्वियसली साइज तो उसका इंक्रीज किया है, लेकिन अगर साइज बहुत इनॉर्मस उसमें इंक्रीज नहीं हुआ तो पेशेंट के हार्मोनल लेवल्स नॉर्मली यूथायराइड होते हैं, नॉर्मल लेवल्स होते हैं इनिशियल स्टेजेस में, तो पेशेंट को नॉर्मली कोई सिम्टम्स नहीं आ रहे होते। लेकिन अगर साइज बहुत इंक्रीज कर गया है तो इट विल कॉज द प्रेशर सिम्टम्स, जैसे कि हमने बात की कि थायराइड ग्लैंड इज प्रेजेंट इन द फ्रंट ऑफ द नेक। उसकी नेक में जो इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि थायराइड ग्लैंड है, उसके पीछे ट्रैकिया है, उसके पीछे इसोफेगस है, तो अगर इसका साइज इंक्रीज करेगा इट विल कॉज द प्रेशर ऑन द ट्रैकिया, इट कैन लीड टू द डिज्निया, पेशेंट को रिस्पिरेटरी डिफिकल्टी होगी। और अगर उसका साइज और इंक्रीज करता है, प्रेशर और इंक्रीज करता है, इट कैन लीड टू डिस्फेजिया, डिफिकल्टी इन स्वेलिंग। अगर सिंपल गाइटर है तो डिफ्यूजली इनलार्ज होता है, वो सॉफ्ट होता है। और अगर नोड्यूलर गाइटर है तो उसके अंदर पाल्पेशन पे आपको नोड्यूल्स वेरियस साइजेस के फील होंगे और उसकी कंसिस्टेंसी रिलेटिवली फर्म होगी। और अगर सिंगल ह्यूज कोई नोड्यूलर गाइटर है तो वो राइट साइड पे है तो ट्रैकिया को लेफ्ट साइड पे डिस्प्लेस कर सकता है, अगर लेफ्ट साइड पे है तो ट्रैकिया को राइट साइड पे डिस्प्लेस कर सकता है। तो एग्जामिनेशन में जब आप ट्रैकिया को फील करेंगे तो उससे भी आपको नोड्यूलर गाइटर का आइडिया हो सकता है। What investigation we can advise for the goitrous patient? पैथोलॉजी गाइटर की वो थी जो हमने डिस्कस की है, तो इसलिए हम ब्रीफली थोड़ा इसकी इन्वेस्टिगेशन और थोड़ी सी ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो इन्वेस्टिगेशन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द थायराइड फंक्शन टेस्ट। तो यूजुअली पेशेंट इज ईओथायराइड। ईओथायराइड मींस इट हैज नॉर्मल टीएसएच लेवल एंड लो नॉर्मल और नॉर्मल फ्री टी4 लेवल्स। उसके बाद हम पेशेंट की अल्ट्रासाउंड थायराइड ग्लैंड का एडवाइस कर सकते हैं, उसमें हमें उसकी नोड्यूल्स और उनकी जो कंसिस्टेंसी है, उसकी जो नेचर है, उसके बारे में डिटेल्स पता चल जाएंगे। फिर पेशेंट का हम एफएनएसी कर सकते हैं, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। उसमें हमें उस नोड्यूलर के अंदर अगर कोई कैंसरस कंडीशन है एक्सेप्ट फॉर द फॉलिकुलर कार्सिनोमा, वो हम नेक्स्ट नियोप्लेजिया में डिस्कस करेंगे, तो उसमें डिफरेंशिएट हम कर सकते हैं डिफरेंट नियोप्लास्टिक कंडीशन से। और इसके अलावा हम पेशेंट का रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन भी एडवाइस कर सकते हैं। एक फ्लो चार्ट है जो इसकी इन्वेस्टिगेशन गाइडलाइंस के बारे में बता रहा है कि पेशेंट ने प्रेजेंट किया राइटर के साथ, पेशेंट ने राइटर के साथ प्रेजेंट किया, हमने उसकी हिस्ट्री ली, कब से है, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या सिम्टम्स आपको हो रहे हैं, पेशेंट को एग्जामिन किया, उसके थायराइड फंक्शन टेस्ट एडवाइस किए, फर्स्ट ऑफ ऑल टीएसएच, और अगर टीएसएच भी रेंज है तो देन कंप्लीट थायराइड फंक्शन टेस्ट। उसमें दो ऑप्शन हमारे पास आ सकती हैं, या तो ऑन द राइट साइड विच वी कैन सी कि पेशेंट ईओथायराइड है या हाइपोथायराइड है, तो हम फिर उसका अल्ट्रासाउंड एडवाइस करेंगे और उसमें देखेंगे कि अगर नोड्यूल्स हमें नजर आ रहे हैं या नोड्यूल्स नजर नहीं आ रहे। अगर नॉन नोड्यूलर डिफ्यूज गाइटर है तो उसे हम ट्रीट करेंगे उसकी सिम्टम्स के अकॉर्डिंगली और उसको फॉलो अप में रखेंगे। और अगर पेशेंट में हमें नोड्यूल्स मिल जाते हैं तो फिर उस नोड्यूल जो डोमिनेंट उसमें मेन नोड्यूल हो रहा है उसका हम एफएनए करेंगे, फाइन नीडल एस्पिरेशन करेंगे, और उसमें हम उसको डायग्नोज करेंगे कि उसमें कोई कैंसरस टेंडेंसी तो नहीं है। Similarly, on the left side, as you can see, कि हाइपरथायराइड स्टेटस वाला पेशेंट है तो उसमें हमने देखना है कि वो डिफ्यूज इनलार्जमेंट है, डिफ्यूज गाइटर है या नोड्यूलर गाइटर है। अगर डिफ्यूज गाइटर है तो उसको ट्रीट करें, फॉलो अप करें। और अगर नोड्यूलर गाइटर है तो इसके अंदर क्योंकि कैंसरस टेंडेंसी होती है तो इसमें हम रेडियो न्यूक्लियाइड स्कैन करके ये देखेंगे कि हॉट नोड्यूल है या कोल्ड नोड्यूल है, क्योंकि ये जो कोल्ड नोड्यूल है इट इज नोटोरियस फॉर कैंसरस टेंडेंसी, या तो कैंसरस टेंडेंसी होगी या कोलॉइड नोड्यूल होगा, तो उसका एफएनएसी करेंगे तो उससे हमें क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी। अगर हार्ट नोड्यूल है तो उसका अल्ट्रासाउंड करके हम उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, और अगर वो सस्पिशियस हुआ
तो फिर हमने उसकी एफएनएसी करनी है, और अगर सस्पिशियस ऑफ मेलिग्नेंसी नहीं है तो उसकी जस्ट ट्रीटमेंट और फॉलो अप करनी है। तो ये जस्ट एक ब्रीफ गाइडलाइंस हैं हाउ टू प्रोसीड ऑन अ पेशेंट ऑफ ग्वाइटर। जब वो ग्वाइटर के साथ प्रेजेंट रहेगा तो हमने किस तरीके से उसको आगे लेके चलना है। नाउ द रफली वेरी ब्रीफली अबाउट द ट्रीटमेंट, ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। जो एंडेमिक ग्वाइटर्स होंगे उनमें हमने आयोडीन की रिप्लेसमेंट करनी है। एज वी हैव डिस्कस ऑलरेडी, आयोडीन डेफिशिएंसी इज अ मेन इटियोलॉजिकल फैक्टर ऑफ द ग्वाइटर्स पेशेंट। और अगर पेशेंट हाइपोथायराइड के साथ प्रेजेंट करता है तो फिर उसे हमने एक्सोजीनस थायराइड हार्मोन्स देने हैं टू रिड्यूस द थायराइड स्टिमुलेटेड हार्मोन स्टिमुलेशन, और उसकी वजह से उसकी ग्लैंड की ग्रोथ कम होगी। और अगर पेशेंट में कुछ सिम्टम्स इस तरह के आ रहे हैं, कुछ प्रेशर इफेक्ट्स आ रहे हैं, या कॉस्मेटिकली वो चीज़ पेशेंट के लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, या हमें मेलिग्नेंसी का, कैंसरस कंडीशन का सस्पिशन है, या वो प्रूव हो चुकी है एफएनएसी पे, तो फिर हमने उस पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट ऑफर करनी है, या सबस्टर्नल एक्सटेंशन है, यानी ग्लैंड का साइज इतना इंक्रीज कर गया है कि वो स्टर्नम की बैक साइड पे चला गया है, एक्सटेंड कर गया है। तो ये सारे वो केसेस होंगे जिसमें हमने पेशेंट को सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाना है, अदरवाइज कंजर्वेटिव अप्रोच इज सफिशिएंट। This is also a flow chart which is briefly describing how we have to proceed for a patient of the goiter. हमने देखना है कि वो नोड्यूलर गाइटर के स्पेसिफिकली केस को यहाँ पे शो किया जा रहा है कि अगर तो सॉलिटरी नोड्यूल है तो फिर हमने कैसे प्रोसीड करना है, और अगर मल्टी नोड्यूलर है तो फिर हमने कैसे प्रोसीड करना है। तो सॉलिटरी नोड्यूल में जैसे कि हमने प्रीवियसली भी डिस्कस किया है, एफएनएसी हम करेंगे और उसमें देखेंगे कि वो कंडीशन बिनाइन है यानी नॉन कैंसरस है, या उसमें कैंसरस टेंडेंसी है, या वो सस्पिशियस है यानी उसमें क्लैरिफिकेशन हमें नहीं मिल रही। और जो मेन follicular adenoma और कार्सिनोमा है, FNAC कैन नॉट डिफरेंशिएट इन दीज टू। वो हम इंशाल्लाह न्यूप्लेजिया के सेक्शन में उसको डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगर इनएडिक्वेट है एफएनएटी रिपोर्ट तो हम रिपीट करेंगे, अगर सिस्टिक है तो फिर हमने देखना है कि वो बिनाइन है या मेलिग्नेंट है, और उसके अकॉर्डिंगली आगे प्रोसीड करते हैं। तो ये एक फ्लो चार्ट है जिसको आप अपने रिव्यू के लिए इसे देख सकते हैं, और ये आपको हेल्प आउट करेगा कि हाउ टू प्रोसीड फर्दर ऑन द पेशेंट ऑफ नोड्यूलर गोइटर। सिमिलरली इफ मल्टी नोड्यूलर गोइटर का पेशेंट है तो हमने देखना है कि उसमें कोई नोड्यूल डोमिनेंट है। डोमिनेंट नोड्यूल मीन जो कि बाकी नोड्यूल को सुपरसीड कर रहा है, जो बाकी नोड्यूल से ज्यादा हाइपर फंक्शनिंग है, ज्यादा टॉक्सिक है, तो उसको फिर हमने एड्रेस करना है एफएनएसी के साथ। अगर कोई डोमिनेंट नोड्यूल नहीं है, कोई मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, कोई प्रेशर सिम्टम्स नहीं है, जस्ट ऑब्जर्व एंड रिव्यू आफ्टर 6 मंथ्स। अगर कोई चेंज नहीं आई, डिस्चार्ज द पेशेंट। अगर चेंज आई है तो फिर आप उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करेंगे। अगर रेट्रोस्टर्नल एक्सटेंशन हो रही है और मल्टी नोड्यूलर गोइटर है तो यू विल ऑफर द पेशेंट अ सर्जिकल ट्रीटमेंट। सिमिलरली अगर पेशेंट को कॉस्मेटिकली कंसर्न है क्योंकि फ्रंट पे है नेक के, तो पेशेंट के लिए वो एक्सेप्टेबल नहीं है, देन यू हैव टू प्रोसीड टू द सर्जिकल ट्रीटमेंट। थैंक यू वेरी मच। दिस ऑल अबाउट द goiter, and inshallah in the third lecture we will discuss the thyroiditis, and in the last lecture of the thyroid pathology we will discuss the neoplastic conditions. If any question you can ask here, and also you can visit our website, just put your question there and we will try to answer it also there. Thank you very much.